तो आज क्लास 10th के रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 12 में हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक से संबंधित या अपवर्तन क्रिया से संबंधित कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण के बारे में। इसके बाद आज का जो मेन टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण के द्वारा कैसे होता है, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड दैनिक जीवन के उदाहरण क्या है, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होगा। हम लोग लेक्चर 11th में जो बात किए थे अपवर्तनांक का, माध्यम में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य, आभासी गहराई, तमाम चीज़ों पर तो कल लेक्चर नंबर 11 में हम लोग बात किए थे। तो अपवर्तन क्रिया के दैनिक जीवन के उदाहरण के साथ हम लोग लेक्चर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 12। और हम लोग शुरू करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन का उदाहरण। कुछ महत्वपूर्ण दैनिक जीवन के उदाहरण को हम यहाँ रखेंगे। नंबर 1 है कि गहरी नदी अपेक्षाकृत कम गहरी दिखाई देती है। का मतलब हुआ कि जितना गहरी उसको दिखाई देना चाहिए उतना गहरी दिखाई नहीं देती है। उसका क्या कारण है? क्योंकि नदी में पानी है, अपवर्तनांक के कारण जो नीचे का तल है कुछ ऊपर उठ जाता है और उसकी जितनी गहराई उसकी होनी चाहिए उससे कम गहराई दिखाई देती है। तो गहराई के विषय में हमने पीछे वाले लेक्चर नंबर 11 में बताया था कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा के अपवर्तनांक। तो जो भी द्रव का अपवर्तनांक होगा वास्तविक गहराई में उसका भाग हो जाता है, इसलिए आभासी गहराई आपको कम दिखाई देती है। पहला दैनिक जीवन का यह उदाहरण है। दूसरा दैनिक जीवन का उदाहरण है कि पेदी में रखा सिक्का कुछ ऊपर दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। यह भी उसी पर एग्जाम्पल है। किसी बर्तन के पेदी पर सिक्का रखा हुआ है तो अपवर्तन जब होगा तो उस सिक्का की जो आभासी गहराई है वो कम हो जाएगी वास्तविक गहराई से, इसलिए सिक्का कुछ ऊपर दिखाई देगा, जबकि रहेगा पेदी में ही लेकिन कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। तो यह भी अपवर्तन का दैनिक जीवन का उदाहरण है। तीसरे नंबर पर किसी द्रव में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, यानी कि टूटी हुई दिखाई देती है। इसी अपवर्तन के कारण ही वह टूटी हुई दिखाई देगी। जैसे ऐसे कोई द्रव है और इसमें कोई पेंसिल रखी हुई है, तो वो जो पेंसिल है
ऐसे पेंसिल रखी हुई है तो यहाँ से ब्रेक करके दिखाई देती है। और यहाँ से ऐसे ब्रेक हुई दिखाई देती है, ऐसे यह दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। तो उसका कारण क्या है कि जो अपवर्तन क्रिया होता है तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें जाती हैं वह बेंड हो जाती हैं, थोड़ी सी तिरछी हो जाती हैं। इसकी वजह से यह तिरछा दिखाई देता है, क्योंकि पानी से जब हवा में प्रकाश की किरण जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। दूर हटने की वजह से अपवर्तन के कारण यह टेढ़ी दिखाई देती है। इस प्रकार से और भी अपवर्तन की घटनाएं आप देख सकते हैं। तो तारों का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और सुबह कुछ पहले सूर्य दिखाई देता है। सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इस प्रकार से कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण जो कि अपवर्तन पर आधारित हैं। गहरी नदी का अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देना, पेदी में रखे सिक्के का कुछ ऊपर, किसी द्रव में डूबी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, और सुबह सूर्योदय से पहले 5 मिनट पहले दिखाई दे देते हैं। लाल सूर्य जो होता है निस्तेज, जिसमें किरण नहीं होती, और सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक 5 मिनट तक सूर्य दिखाई देते रहते हैं। यह भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य तो अंदर चले जाते हैं लेकिन अपवर्तन के कारण ऊपर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण को देखें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आज का मुख्य टॉपिक जो था उस पर बात हम लोग करेंगे। आज का मुख्य टॉपिक हम लोगों का है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्रांतिक कोण क्या है की बात सबसे पहले हम लोग करेंगे। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण के बारे में बात करते हुए हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे, इस फेनामिना को, क्रिटिकल एंगल की घटना को पहले हम समझेंगे। होता कुछ यह है कि जब प्रकाश किरण, यहाँ आप समझेंगे पहले, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, शर्त है इसका, पहली शर्त है कि विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करे, पहली शर्त है।
यदि ऐसा नहीं है तो क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही नहीं हो सकता है। तो विरल माध्यम है भाई, यहाँ विरल माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो यह देखने में आता है कि यह अविलंब से दूर हटता है। एक चीज़ और देखने में आता है कि यदि यह आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ पर, तो इसका मान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और ऐसा लगा वैज्ञानिकों को कि इसके मान को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो इसका मान इस पर आ जाएगा। तो यह एक विशेष कोण है, वह आपतन कोण, वह विशेष आपतन कोण जिस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात पूर्णतया क्या होती है, अपवर्तक पृष्ठ पर चली जाती है। यह अपवर्तक पृष्ठ है। इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण में हम लोगों के यह बहुत स्पेशल चीज़ है जिसको हम यहाँ पर दिखाएंगे फिगर से भी। फिगर से हम यहाँ दिखाएंगे विरल माध्यम और सघन माध्यम। यहाँ पर भी यह सब किरणों को हटाते हुए फिगर हम देंगे और मेन फिगर हमारा ये बनेगा कि वह विशेष कोण, वह विशेष आपतन कोण, हम आपतन कोण की बात करेंगे, वह विशेष आपतन कोण जिस पर आपतित प्रकाश किरण, वह विशेष आपतन कोण जिस पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तक पृष्ठ पर चली जाती है। अपवर्तक पृष्ठ पर, इसको क्रांति कोण इसलिए कहते हैं कि इस कोण से थोड़ा सा भी कम यदि कोण है तो यह यहाँ रहेगा, यानी कि अपवर्तन की घटना होगी। और इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा कोण हो गया तो यह उसी माध्यम में चला जाएगा, परावर्तन घटना होगी। यह क्रांति कोण इसीलिए विशेष है कि थोड़ा सा भी कम रहेगा तो अपवर्तन, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो परावर्तन होने लगता है। यह क्रांति कोण है। तो क्रांति कोण की परिभाषा में हम बात करते हैं कि जब प्रकाश किरण, सबसे पहले बात करते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, ये सबसे पहली शर्त है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। दूर हटेगा, यह सघन माध्यम होगा। सॉरी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तभी दूर हटेगा। यह घटना सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए है। यहाँ पर जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, विरल से सघन में नहीं, सघन माध्यम से, तब दूर हटेगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह विशेष आपतन कोण जिस पर आपतित प्रकाश अपवर्तन के पश्चात पूर्णतया अपवर्तन के पश्चात अपवर्तक पृष्ठ
अपवर्तक पृष्ठ पर चली जाती है। उसे क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण। एक बार फिर से ध्यान दे लेंगे इस क्रांति कोण की घटना के लिए। यह पहला माध्यम सघन होना चाहिए, दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तभी अविलंब से दूर हटेगी। दूर तो थोड़ा सा हटी, लेकिन हम जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते गए यह दूरी इसकी बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा आपतन कोण आया जिस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात पृष्ठ पर जाने लगी। यही विशेष आपतन कोण को क्रांति कोण कह दिया गया। तो यह क्रांति कोण हमारा हो गया। और क्रांति कोण के लिए हमारे यहाँ फॉर्मूला बनता है sin c इज इक्वल टू 1/n, या इसी को हम लोग n बराबर 1/sin c कहते हैं। दोनों एक ही बात है। और इस फार्मूले से का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है सवाल लगाने में। अपवर्तन दे करके क्रांति कोण पूछ देता है, क्रांति कोण दे करके अपवर्तन पूछ देता है। तो हम लोग आराम से इसको कर लेते हैं। जहाँ c क्रांति कोण है, क्रांतिक कोण, और n अपवर्तनांक है। फिर क्रांतिक कोण के आधार पर हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात को बताएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्रांतिक कोण का भी उपयोग इसी में है सबसे ज़्यादा, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बताए, एक्सप्लेन करे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो हम लोग यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बारे में बात करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? वही बात हम जो कर रहे थे कि क्रांति कोण से थोड़ा सा भी आपतन कोण बढ़ेगा तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वही जो अभी हम बात कर रहे थे क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण पर यहाँ क्या हुआ था कि यह इस पृष्ठ पर जाने लगा था। यह माध्यम सघन था और यह माध्यम विरल था। यहीं पर बात हो रही है कि यदि क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक हो गया आपतन कोण, तो यह किरण इधर न जाकर के इस माध्यम में जाने लगती है। और यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में हम लोग यहाँ दिखाते हैं आपतन कोण को, कि आपतन कोण हमारा क्रांतिक कोण से अधिक है। और आपतन कोण क्रांतिक कोण से जब ज़्यादा होगा तो यह घटना होगी, या आई हो जाएगा, आ हो जाएगा। और यही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बात करेंगे कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है।
इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नाम इनका क्यों रखा गया है? क्योंकि यह किरण अपवर्तित हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर कोई कलई वगैरह नहीं किया गया है। परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में यही अंतर है कि परावर्तन वाली घटना में यहाँ पर कलई की गई रहती है, तो प्रकाश किरण तो इधर आ ही नहीं सकता, इसलिए उधर चला जाता है टकरा करके। लेकिन यहाँ पर यह प्रकाश किरण आ सकता है, इसके बाद भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यह सघन माध्यम है और यह विरल माध्यम है। अविलंब से दूर हटने के कारण यह उसी माध्यम में चला गया जिस माध्यम से आया था, इसलिए यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कहलाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में कई दैनिक जीवन के उदाहरण हैं, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दैनिक जीवन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन के उदाहरण के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन की उदाहरण। दैनिक जीवन की उदाहरण देखो कि इनके दैनिक जीवन के उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण लिया जाता है हीरे का चमकना। हीरा क्यों चमकता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यह बहुत आसानी से आंतरिक परावर्तन कर लेता है। नंबर 2, मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका क्या है भाई? रेगिस्तान में रेत के स्थान पर वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया जब होती है तो पानी का भ्रम होना, जो वहाँ पशु या मृग है उसको पानी का भ्रम होने लगता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरे नंबर पर दोपहरी का दिखाई देना। दोपहरी का दिखाई देना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। इस प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन के बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को मैंने बताया। और ऐसे ही कांच को जहाँ से तोड़ा जाता है वहाँ पर वो चमकीला दिखाई देने लगता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें जैसे प्रकाश तंतु या अन्य चीज़ें जो बनाई जाती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर आधारित करके ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसी प्रकार का और लेक्चर लेकर के हम आएंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है उसको हम लेक्चर नंबर 13 में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।